बच्चों कल हम पढ़ रहे थे oogenesis, ठीक है। कल हमने क्या किया, oogenesis के बारे में कंप्लीट पढ़ा था, बेसिक प्लान क्या है उसका, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप उसको उसे कोरिलेट कराना, आज जो लेक्चर हम ले रहे हैं उसमें थोड़ा कोरिलेट करेंगे हम, ठीक है। oogenesis लेक्चर 2, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। तो आज हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे बच्चों। अगर मैं बेसिकली बात बताऊं आपको कि oogenesis जो है हमारा कंप्लीट हो गया था कल, अगर हम उसके करेक्टर को या oogenesis के प्रोसेस को देखें तो। लेकिन बच्चों मैंने आपको फोलिकुलोजेनेसिस कराया था ना, मैंने आपको फोलिकुलोजेनेसिस कराया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि किस किस तरह से ये चेंज आता है और किस किस तरह से किस लेवल पर जाकर के कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो आज हम कोई भी मतलब डिवीजन नहीं देखेंगे, आज हम ये देखेंगे किस स्टेप पर आकर के oogenesis के अंदर, फॉलिकल्स के अंदर क्या चेंज आया और कन्वर्जन जो है वो कहां पर हुई। केवल ये चीजें आप लोग आज देखेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब बेबी जो है, बेबी के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल पीरियड में, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, लिखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। कौन कौन सा, प्रीनेटल फेज, पोस्टनेटल फेज, है ना। oogenesis जो है बच्चों हमारे लाइफ के अंदर 2 फेजेस में होती है। कौन से, 2 फेजेस। फर्स्ट वन दैट इज प्रीनेटल, ठीक है, यानी कि बर्थ से पहले, और दूसरा है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल यानी कि आफ्टर बर्थ, ठीक है ना। जो oogenesis है कल मैंने बताया था आपको कि स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ, ठीक है ना। तो ये जो oogenesis है इसके 2 फेज हैं। आज हम ये देखने वाले हैं किस किस फेज के अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या क्या हैं, आज हम ये देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीनेटल फेज की, जो छोटा सा है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि वो 9th मंथ का है, ठीक है ना, 9 मंथ्स का से बना हुआ है। और उसके अंदर जो हमारा प्रीनेटल फेज है, नोट करेंगे मेरे साथ, फेज क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर बच्चों आप मेंशन करो 2nd से 7 मंथ तक क्या होगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड का 2 से 7वें महीने तक क्या होगा। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो यहां पर प्रेजेंट होंगी, इस दौरान जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं उनके अंदर माइटोसिस होगी। क्या होगी, माइटोसिस, जो कि आपने मल्टीप्लिकेशन फेज में पढ़ा था, ठीक है ना, कल जब हमने मल्टीप्लिकेशन फेज कराई। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर बच्चों जब माइटोसिस हुई, माइटोसिस हो गई। अब माइटोसिस होने से क्या बने, बहुत सारा नंबर में oogonia बने। क्या बने, बहुत ज्यादा नंबर में oogonia बने। मैं यहां पर लिख रहा हूं मैनी oogonia। oogonia तो पता है ना बच्चों आपको, एग मदर सेल है ना, क्लियर। फिर ये oogonia कहां आ गए, ओवरी के स्ट्रोमा के अंदर आ गए, ठीक है ना। मूव इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, मूव इनसाइड ओवरी, ठीक है। वहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया, यानी कि oogonia कैसे आए थे बच्चों, जो माइटोसिस हुई थी प्राइमरी जर्म सेल, चलिए हम यहां से इसको हटा भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर आकर ही बोलते हैं हम oogonia माइटोसिस करता है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर अभी मैं आपको समझाऊंगा, 2 मिनट के लिए रुकिए। जो जर्म सेल हैं वो कहीं और बनते हैं, वो जर्म सेल कहां आ जाते हैं, ट्यूब ऑफ फ्लगर से कहां आ जाते हैं, ओवरी के अंदर आ जाते हैं और माइटोसिस होती है वहां पर। तो ये oogonia बन गए वहां पर। तो oogonia बने तो क्या बना, एग नेस्ट बनी, कल भी हमने पढ़ा था। आज बच्चों हम केवल इन्हीं मेजर पॉइंट को पढ़ेंगे। तो एग नेस्ट बन गई,
एगनेस्ट जब बनी तो कहां बनी, पहले आपको ये पता होना चाहिए। एगनेस्ट बच्चों हमेशा कोर्टेक्स में ही बनती है, क्योंकि आपने पढ़ा था ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर कि ओवरी के दो रीजन है, एक कोर्टेक्स एक मेडुला। तो सारे फॉलिकल्स कहां बनते हैं, कोर्टेक्स में बनते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि एगनेस्ट जो कहां बनी, कोर्टेक्स में बनी। अब इस एगनेस्ट में क्या हुआ, वन सेल एनलार्ज, इसमें से एक सेल क्या हुई, वन सेल एनलार्ज और लार्ज इन बिकम लार्जर इन साइज। ठीक है ना? अब लार्ज कैसे हुई, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ ज्यादा की। ठीक है ना? तो ये क्या बन गई, ये बन गई प्राइमरी oocyte। क्या बन गई, प्राइमरी oocyte बन गई। और जो रिमेनिंग सेल थी उन्होंने क्या किया, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ अरेंज हो गई। क्या हो गई, चारों तरफ अरेंज हो गई। देखिए, रिमेनिंग सेल्स सराउंड द प्राइमरी oocyte। ठीक है, और ये जो प्राइमरी oocyte है, क्लियर, इसके जो चारों तरफ सेल आ गई उनका नाम पड़ गया फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है बच्चों, तो फॉलिकुलर सेल वो बन गई। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होगी या मियोसिस होगी, क्योंकि सेल डिवीजन दो ही है। देखिए, जो मेजर पॉइंट मेरा है, जो जिसके लिए, जिन पॉइंट्स के लिए मैं आज आपको ये लेक्चर दे रहा हूं एडिशनल, कि बच्चों अब जो है मियोसिस, जो है मियोसिस वो हमेशा अंदर वाली में होगा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं बना देता हूं, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, और ये इसका न्यूक्लियोलस, ठीक है, और ये जो है, ये जो इसके बाहर हैं, ये हैं फॉलिकुलर सेल्स। अब आपने पता है कि प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होएगा प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, टर्शियरी में क्या चेंज आएगा कि ये लेयर्स जो है ना, इनका नंबर बदलेगा, है ना, पढ़ा रखा है मैंने आपको कि इनके अंदर बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा ग्रेन्युलोसा सेल्स का, है ना। क्लियर हो गया ना? तो आपने एक बात याद रखनी है बच्चों कि जो फ्यूचर में मियोसिस होनी है, ठीक है ना, वो केवल हमारे प्राइमरी oocyte के अंदर होगी। किसमें होगी, इसमें हमेशा फ्यूचर में मियोसिस होगी। 1 और 2 लिख रहा हूं मैं, मियोसिस 1 और 2 जो होनी है वो इसके साथ होगी, और इनके अंदर क्या होगी, हमेशा माइटोसिस होगी। समझ आ गया? इनका अब मियोसिस से कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए मेरे माइंड में एक पॉइंट भी आया, क्या आया कि इन फ्यूचर अगर कोई आपसे पूछ ले कि फॉलिकल के अंदर बना था एग या फिर कहिए प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte, पता है ना आपको, तो वो बना मियोसिस से, तो बताइए जो हमारी प्लोइडी है वो फॉलिकुलर सेल की क्या है? बच्चों, फॉलिकुलर सेल की प्लोइडी हमेशा 2n ही रहेगी, हमेशा 2n ही रहेगी, क्योंकि इनमें कभी मियोसिस नहीं होती। मियोसिस हमेशा अंदर वाली में होगी। समझ आया? इसीलिए इन फ्यूचर, अभी ये प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, ठीक है ना, अभी, लेकिन जब इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी तब ये उसके बाद हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? यानी कि ये सेल्स जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, जो हमने 6 से 19 लेयर तक पढ़ा, 6 से 19 सेल पढ़ी, फिर हमने 12 से 15 लेयर जो पढ़ी थी ग्रेन्युलोसा सेल की, और उसके बाहर जो हमारी प्रेजेंट थी क्यूमुलस oophorus, और हमारी जो सेल थी कौन सी, कोरोना रेडिएटा सेल थी, थिका एक्सटर्ना सेल थी, वो सारी की सारी बच्चों डिप्लॉयड रहेंगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर है? समझ आ रहा है? यस और नो? ठीक है ना? वो बच्चों हमेशा क्या रहेंगी, डिप्लॉयड रहेंगी, और केवल जो हमारी अंदर वाली सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि प्राइमरी oocyte, वही इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट होंगी, वो इन फ्यूचर हैप्लॉइड में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब समझ आया, पता चला मैं आज क्या कराने वाला हूं? चलिए, तो इसमें क्या हुआ, ये अगर मैं बात करूं फॉलिकुलर सेल जो बनी, पहले ये प्राइमोडियल फॉलिकल ही बनाएगा ना एगनेस्ट, तो सबसे पहले क्या होती है
ये फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलिकुलर सेल्स क्या होती हैं? सिंपल स्क्वेमस सेल्स होती हैं, सिंपल स्क्वेमस सेल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इतने सारे प्राइमोडियल फॉलिकल में से सिलेक्शन किसकी होगी कि वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो, ठीक है ना। तो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, सबसे पहले क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल्स जो हैं बच्चों हमेशा क्या होती हैं? ये होती हैं सिंपल स्क्वेमस सेल्स। और फिर ये जो सिलेक्ट हो जाएंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी सबसे पहले सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर, ठीक है ना। और बाद में एक बार ये कोल्यूमिनर सेल्स में भी कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि अपने सेल के नंबर को बढ़ाने के लिए एनलार्ज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यानी कि सबसे पहले ये क्या है? ये स्टार्टिंग में जो थी सिंपल स्क्वेमस होती हैं, ठीक है। और अब देखिए हमने बताया था कि अब ये फॉलिकुलर सेल्स, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया था जो अभी अभी हमने ड्रॉ किया, दैट इज द प्राइमरी oocyte। और ये क्या था? ये था हमारा फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है ना। तो अब ये एग नेस्ट है, ये कन्वर्ट होएगी प्राइमोडियल फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट होएगी? प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर। वो मैंने करा रखा है प्राइमोडियल फॉलिकल कौन सा होता है, कन्वर्जन होगी प्राइमोडियल फॉलिकल में, ठीक है ना। अब प्राइमोडियल फॉलिकल कितने हैं? अब आप यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मेजर पॉइंट, एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब बेबी का बर्थ हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। ये सारा काम कहां था? बिफोर बर्थ था, ठीक है ना। लिखिए, तो लिखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल प्रेजेंट इन ईच ओवरी, ठीक है बच्चों। और अगर बर्थ हो गया तो प्रीनेटल खत्म हो गया, प्रीनेटल पीरियड खत्म हो गया ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। नो डाउट ये कुछ पॉइंट्स मैंने करा रखे हैं पहले भी, लेकिन लिखो बच्चों एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या हुआ? देखिए प्राइमोडियल फॉलिकल बन गए थे, तो बर्थ के टाइम पे एक फीमेल के अंदर 2 मिलियन क्या? प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो है प्रेजेंट है इन ईच ओवरी, ठीक है ना, इन ईच ओवरी। हर ओवरी के अंदर 2 मिलियन क्या है? प्राइमोडियल फॉलिकल है। तो अब होना क्या है बच्चों? देखो कन्वर्ट होगा क्या? ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में। लेकिन अब आपको एक चीज याद रखनी है कि बच्चों देखो बर्थ हो गया यहां पर, लेकिन प्यूबर्टी कब आई? 12 साल पे। क्लियर हो गया? तो यानी कि बर्थ से लेकर के 12 साल तक क्या होता है सर? बर्थ से लेकर के, देखिए अगर मैं यहां पे कह दूं, चलिए मैं लिखता हूं बर्थ से प्यूबर्टी, यानी कि मैं लिख रहा हूं प्यूबर्टी कब आई? 12 ईयर्स पे, ठीक है। तो 12 ईयर में के दौरान क्या हुआ इन प्राइमोडियल फॉलिकल के साथ? बच्चों कुछ नहीं हुआ। इन प्राइमोडियल फॉलिकल ने क्या किया? बर्थ के टाइम पे प्राइमोडियल फॉलिकल था, फॉलिकल, ठीक है ना। बर्थ के टाइम पे प्राइमोडियल फॉलिकल था जिसका नंबर 2 मिलियन था इन ईच ओवरी। मैं बार बार यही चीज रिपीट करूं क्योंकि बच्चों मेजर पॉइंट अभी आने वाले हैं। अब 12 साल तक इसके अंदर क्या चेंज आएगा सर? 12 साल तक बच्चों ये केवल प्राइमरी फॉलिकल में ही कन्वर्ट होंगे। क्या सर सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन होगी किसकी? जो अपनी ग्रोथ को करके, जो सेल अपनी ग्रोथ को करके किस में पहुंच जाएंगी? क्यूबॉइडल शेप में पहुंच जाएंगी। केवल वही वाले फॉलिकल प्राइमोडियल वाले कन्वर्ट होंगे प्राइमरी के अंदर। तो बाकी के साथ क्या होगा? डीजेनरेट बाय फॉलिकुलर एट्रीशिया। यानी कि जो प्राइमोडियल फॉलिकल की सेल क्या थी? सिंपल स्क्वेमस सेल्स थी, वो जो कन्वर्ट होंगी सिंपल क्यूबॉइडल के अंदर, ठीक है ना। पूरा लिख लेना आप,
वो वाली सेल्स, वो वाले फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी फॉलिकल में, और रिमेनिंग जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। कितने? जब बेबी 12 साल में पहुंची तो उस टाइम पे, ये प्रीनेटल हो गया ना सारा, है ना, सॉरी पोस्टनेटल हो गया ना, क्योंकि बर्थ हो गया तो पोस्टनेटल हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर 60,000 से 80,000 फॉलिकल रह गए केवल। कितने? 60,000 टू 80,000 केवल। तो बाकी के साथ क्या हुआ? फॉलिकुलर एट्रीशिया। ये मैंने कल भी आपको बताया था, फॉलिकुलर एट्रीशिया में चले गए और डीजेनरेट हो गए, ठीक है ना। अब आपने ये याद रखना है कि सर जो ये टाइम पीरियड था 12 साल का, तो ये बताइए फॉलिकल के अंदर क्या चेंज आया। बच्चों देखो, आपने प्राइमोर्डियल फॉलिकल का स्ट्रक्चर बनाया था मेरे साथ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है ना, और वो कन्वर्ट हो गया किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में 12 साल तक, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना। अब देखो मेजर सी बात क्या थी, प्राइमरी oocyte इसके पास भी था और प्राइमरी oocyte इसके पास भी है, सेम, ठीक है ना। ये लीजिए मैं लिखता हूं, कंटेन प्राइमरी oocyte, इसके पास भी क्या है? प्राइमरी oocyte। तो यानी कि ये तो कॉमन है, दोनों के अंदर सेम है ना, ठीक है। ये बर्थ के टाइम पर भी था प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte तो बर्थ के से पहले ही बन गया था ना। मियोसिस जो मियोसिस 1 थी वो अरेस्ट हो गई थी डिप्लोटीन स्टेज पे, ठीक है ना। तो कल भी मैंने बताया था, तो ये दोनों के पास प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है ना। लेकिन इसके पास क्या थी? सिंगल लेयर थी, वो भी सेल का नंबर कम था एगनेस्ट में, है ना। सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल, सम फॉलिकुलर सेल लिख रहा हूं, सम फॉलिकुलर सेल्स थी यहां पर क्या चेंज आ गया? फॉलिकुलर सेल का नंबर बढ़ गया, इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? लेयर्स में अरेंज कर लिया, सही है ना। तो यानी कि लेयर्स, मैं लिख रहा हूं लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आ गई। तो बच्चों चेंज कहां आया सोचो। तो मैं ये कह सकता हूं, देखिए मेजर पॉइंट मेरा क्या बना आज पढ़ाने का, मेरा नेक्स्ट मेजर पॉइंट है कि बच्चों मैं यहां पे आपको ये बता रहा हूं क्या, कि जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज कहां आया, यानी कि जो हमारा प्यूबर्टी पीरियड है 12 साल का, जो हमारा प्यूबर्टी पीरियड है 12 साल का, उसमें प्राइमरी oocyte के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, जो कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर होता है। तो किसमें चेंज आता है? इन द जुवेनाइल पीरियड changes occur only in the layers of follicular cells, not in the primary oocyte। प्राइमरी oocyte ऐसा का ऐसा रहता है। अब समझ आ गया? क्लियर हो गया? ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। क्या है? इन 12 years चेंजेस अक्कर ओनली इन आउटर स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल। अब आउटर स्ट्रक्चर कौन है भाई? आउटर स्ट्रक्चर तो लेयर्स है ना। लिखिए आप मेरे साथ, इन 12 years changes occurs only in outer structure of follicle, not in primary oocyte। प्राइमरी oocyte के अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। क्लियर हो गया? और दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम क्या हुआ उस 12 ईयर के अंदर? डीजेनरेशन बाय फॉलिकुलर एट्रीशिया। लेकिन डीजेनरेशन तो सारी लाइफ चलती है, मीनोपोज तक चलती है, नो डाउट। लेकिन अगर हम कह दें कि बताइए क्या चेंज आया ओवरी के अंदर जुवेनाइल पीरियड में, ठीक है ना, तो जुवेनाइल पीरियड 12 साल का है, ठीक है ना, जहां बेबी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है, तो उसके अंदर दो चेंज हो रहे हैं। एक तो ओवेरियन फॉलिकल जो है, जो उसके आउटर लेयर है, आउटर पार्ट है फॉलिकल का, उसके अंदर चेंज आ रहा है सर। और दूसरा, कुछ एक फॉलिकल हमारे डीजेनरेट हो रहे हैं, ठीक है। डीजेनरेशन तो बाद में भी है, लेकिन हमें मेंशन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस पीरियड में भी डीजेनरेट हो रहे हैं। समझ आया? तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है। तो आपने उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, चलिए 12 साल भी पूरे हो गए, यानी कि जुवेनाइल पीरियड भी खत्म हो गया, यानी कि प्यूबर्टी आ गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। अब कब तक चला रिप्रोडक्टिव से फेज? रिप्रोडक्टिव फेज चला हमारा प्यूबर्टी, यानी कि 12 साल से लेकर मीनोपोज तक। अब मीनोपोज कब? नियर अबाउट हम 50 ईयर मान लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो 50 ईयर्स तक हमारा क्या चला? क्या चला देखिए, मैं यहां पे छोटा सा बना देता हूं, चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं हल्के से, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं
ये एक टाइम पीरियड है, एक, फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। क्या है बच्चों ये बना के रखेंगे हम, इसे हम रब करेंगे ही नहीं। ठीक है, ये लो, ये जो टाइम पीरियड है ये वाला, ये है प्रीनेटल, ये है जुवेनाइल, और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, समझ आया? चलिए हम इसे उधर बनाते हैं, दूसरी साइड, ताकि ये बना ही रहे और आपको क्लियर दिखाई दे। ये लो, ये लो बच्चों, दैट इज द प्रीनेटल पीरियड, फिर जुवेनाइल पीरियड जो 12 साल का है, और फिर क्या है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। चलिए मैं इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप। ये लो, ये कौन सा पीरियड है आपका, प्रीनेटल। मैं यहां लिख देता हूं, चलिए प्रीनेटल। ठीक है, ये कौन है, जुवेनाइल पीरियड, जेपी लिख रहा हूं, जुवेनाइल फेज और पीरियड। ये कौन सा है, रिप्रोडक्टिव फेज। सही है बच्चों? तो अब इनकी एज क्या है, देखिए यहां पर हमारा है 9th मंथ, ठीक है ना, 9th मंथ, ये 9 मंथ का है ना प्रीनेटल। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था, इसके अंदर हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल बने थे, और उन्होंने क्या किया था, माइटोसिस शो करके अपने नंबर को बहुत ज्यादा बना दिया था। ठीक है ना, ये लीजिए प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ठीक है बच्चों, और ये हो गई उनका नंबर 2 मिलियन इन ईच ओवरी। ठीक है, अब जुवेनाइल पीरियड के अंदर क्या बन गए, ये जुवेनाइल पीरियड के अंदर जब ये अंदर आए ना प्राइमोडियल जर्म सेल्स, तो इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया किसके अंदर, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। मैं केवल यहां पर प्राइमरी फॉलिकल लिखूंगा बस। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट है यहां केवल जो 12 साल का जो पीरियड है, 0 to 12 ईयर, 12 साल में फॉलिकल जो है प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है ना, दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल। और यहां मैं मेंशन कर दूंगा 60,000 टू 80,000, यानी कि नंबर भी कम हो गया, नंबर कम हो गया। अब 12 साल में प्राइमरी फॉलिकल की, देखिए बच्चों आपको अब एक कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहीं पर एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर रहा हूं। आपको लगेगा मेरे इस पॉइंट से कि प्राइमरी फॉलिकल जुवेनाइल पीरियड में रहता है, नहीं। प्राइमरी फॉलिकल बर्थ से लेकर के मीनोपॉज तक रहता है, यानी कि जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल एक बार बना, ठीक है, वो अब फीमेल के अंदर 50 साल तक रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बात पढ़ी थी, मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन, या जो oogonia है, जो प्राइमरी फॉलिकल बने प्राइमोडियल फॉलिकल से, अब रोज रोज तो वो बनते नहीं। हमने कहा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फीमेल की ओवरी में वो एक ही बार बनते हैं, कहा था ना। अब वो एक बार बन गए, तो 12 साल के बाद 12 साल तक वो प्राइमरी फॉलिकल ही बनते चले गए, वो सारे प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो गए। अब वो पूरे मीनोपॉज तक रहेंगे, ठीक है ना। उनमें से हर मंथ 20 से 25 या 20 से 30 बोलते हैं, 20 से 30 फॉलिकल अपनी डेवलपमेंट शो करेंगे और सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। समझ आया आपको? ठीक है ना, यानी कि यहां से जो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हुआ और जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल चला, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क। क्या बोलते हैं, मेनार्क। लिखिए MENARCHE, MENARCHE। ठीक है, और यहां पर ये स्टॉप हो गया, तो ये क्या बनेगा, मीनोपॉज। MENOPAUSE, मीनोपॉज कब हुआ, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज कब तक चला, नियर अबाउट 50 ईयर्स तक। समझ आया बच्चों आपको, क्लियर हो गया? तो अब प्राइमरी फॉलिकल बच्चों यहां जब बनेंगे तो वो यहां तक रहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा उसके बाद, देखिए हमने पढ़ लिया कि 12 साल तक प्राइमरी फॉलिकल बने, ठीक है। जब ये प्राइमरी फॉलिकल बन गए, ये लो प्राइमरी फॉलिकल, ये तो बन गए। अब प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होंगे पहले किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल से बनेंगे ग्रेफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल जिसे हम बोलते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब बच्चों आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई पूछ ले बताओ प्राइमरी फॉलिकल फीमेल बॉडी के अंदर कब से कब तक होते हैं, सर प्राइमरी फॉलिकल फीमेल बॉडी के अंदर आफ्टर बर्थ शुरू हो जाते हैं बनने, और कब तक रहते हैं, मीनोपॉज तक वो रहते हैं, ठीक है।
अब बारी आई सेकेंडरी फॉलिकल की, टर्शरी फॉलिकल की और ग्रेफियन फॉलिकल की। तो बच्चों एक छोटा सा आंसर है, जो मेजर पॉइंट है मेरा नेक्स्ट, वो क्या है कि सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल केवल तब बनते हैं जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाती है। समझ आया? यानी कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में तब कन्वर्ट होगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहां पर जो प्राइमरी फॉलिकल यहां से कन्वर्ट होने शुरू होंगे और फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। समझ आया? क्लियर हो गया? तो मैं कह सकता हूं, देखिए सेकेंडरी फॉलिकल कब बना? जब साइकिल स्टार्ट होगी। कौन सा? रिप्रोडक्टिव फेज में हुई ना सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में और टर्शरी कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। ये सारा काम कहां हो रहा है? ये हो रहा है बच्चों हमारा रिप्रोडक्टिव फेज में। लेकिन हमें यहां पर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे प्राइमरी फॉलिकल्स भी होते हैं। समझ आया? प्राइमरी फॉलिकल तो यहां भी है ना, यहां भी है, यहीं से ये अपनी कन्वर्जन कराएंगे। सारे थोड़ी कराएंगे, नहीं कराएंगे ना। कितने कराएंगे सर? 20 से 30 प्राइमरी फॉलिकल एवरी मंथ, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक महीने की होती है ना, 28 दिन की। हम पढ़ेंगे उसको भी। समझ आ रहा है बच्चों जो मैं करा रहा हूं? फटाफट से बताओ यस और नो। ओवर तो नहीं हो रहा? देखिए मैं अपनी थ्योरी को ना बड़ा ही सिंपल करके आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, जल्दी से बताओ यस और नो। समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पता क्या हुआ? अब देखो, अब मैं क्या बता रहा था कि देखो यहां पर हमारे पास 60 से 80 हजार एक ओवरी के अंदर है। पहली बात तो ओवरी जो होती है वो अल्टरनेट फॉर्म में एग प्रोड्यूस करती है हर बार, हर मंथ। लेकिन बच्चों दो चीजों की ना आज तक डिस्कवरी नहीं हो पाई। कौन सी है वो दो चीजें? एक तो है कि जब हम एवोल्यूशन में कोएसरवेट पढ़ते हैं ना, एक तो वो पॉइंट है कि कोएसरवेट के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैसेज किसने दिया। ठीक है। और दूसरा है कि ओवरी को कौन कन्वे करता है कि अल्टरनेट फॉर्म में वो एग रिलीज करे। एक मंथ जो है लेफ्ट ओवरी एग रिलीज करती है, सेकंड नेक्स्ट मंथ जो है राइट ओवरी, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर ये अल्टरनेट फॉर्म में चलता है। ये आज तक नहीं पता चला ये सिग्नल कौन देता है। ठीक है, चलो चलो ये तो अलग बात है। तो जैसे ही हर मंथ, अब दोनों ओवरी के पास 60 से 80 हजार फॉलिकल है, हर मंथ क्या होता है, जिस ओवरी को एग बनाना होता है 20 से 30 प्राइमरी फॉलिकल अपनी डेवलपमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, और कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में। कितने हो पाते हैं? केवल 8 से 10 ही हो पाते हैं हर मंथ। ठीक है ना? तो आप यहां लिखो, इसके सामने लिख लेना यहां पे एवरी मंथ। इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल लिख लो। इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 to 30 primary follicle start their growth and try to convert it into secondary follicle, but only 8 to 10 primary follicles are converted into secondary follicle in each menstrual cycle. समझ आ गया? हर महीने केवल 8 से 10 ही क्या होते हैं। अब देखो 20 से 30 यहां भी नंबर कम हो गया ना, है ना? मैं 8 मान लूं या 10 मान लूं तो मेरे हिसाब से 20, 18, 15 डीजेनरेट होंगे ना, तो फॉलिकुलर एट्रीशिया तो यहां भी चलेगा ना, है ना? तो यहाँ पे 8 से 10 सेकेंडरी फॉलिकल बने। अब एक बात याद रखनी है कि ये सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव फेज में ही होती है, जुवेनाइल फेज में कभी नहीं होती। और अगर सेकेंडरी फॉलिकल रिप्रोडक्टिव फेज में बन रहा है तो टर्शियरी और ग्रेफियन तो बनेंगे ही रिप्रोडक्टिव में, क्योंकि वो तो उसके बाद बनते हैं। सही है ना? क्लियर हो गया? और जो अब क्या होगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल अपनी ग्रोथ शो करेगा। मैंने बताया था आपको क्या चेंज आता है, एंट्रम आ जाता है ना? तो इसमें से केवल एक टर्शरी फॉलिकल की फॉर्म में बनता है और वो एक टर्शरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? और अब ये क्या करेगा? ओव्यूलेट करेगा। अब ये क्या करेगा? ओव्यूलेट करेगा ग्रेफियन फॉलिकल पे। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ। कहां रह गया सर? देखिए, अगर मैं बात करूं प्राइमरी फॉलिकल की, तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो हमारा मैंने कहा था केवल आउटर लेयर में चेंज आएगा, oocyte में नहीं आएगा। जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हमारा प्राइमरी oocyte है, ये लो, ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भाई हमारा प्राइमरी oocyte है। ठीक है, और ये क्या है? ये आउटर लेयर जो मैंने आपको सेल्स की फॉर्म में बना करके दिखाई थी।
ठीक है, ये लो, फिर बेसल लैमिना आ जाएगा, है ना, ये ग्रेनुलोसा सेल हो गई, इसके बाहर बेसल लैमिना आ गया, यही था ना स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट, ये अरेस्ट है इस टाइम, अरेस्टेड लिखो, ARRESTED, अरेस्टेड एट कहां पर, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ, तीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज पे क्या है, अरेस्ट है ये, समझ आया, ठीक है। तो जब ये प्राइमरी फोलिकल अब किस में कन्वर्ट हुआ, ये लो प्राइमरी फोलिकल लिख रहा हूं मैं, ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी में, सेकेंडरी में फिर से इसके, सॉरी प्राइमरी में एक लेयर होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है ना, एक ही लेयर होती है प्राइमरी के अंदर। तो जब ये सेकेंडरी तक पहुंचता है ना, सेकेंडरी तक पहुंचता है, तब भी क्या होता है, सेकेंडरी फोलिकल अगर मैं इसको कह दूं, जिसमें लेयर का नंबर बढ़ गया था, सेकेंडरी फोलिकल में भी ये किस में होता है, अरेस्ट होता है, किसमें, मियोसिस 1 की स्टेज में, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंडरी फोलिकल में भी अरेस्ट होता है, किसमें, प्राइमरी फोलिकल के जैसे ही मियोसिस 1 की डिप्लोटिन स्टेज में। अब ये कन्वर्ट होगा टर्शरी फोलिकल में, किसमें कन्वर्ट होगा, टर्शरी, जो मैं डायग्राम नहीं करा रहा, स्ट्रक्चर नहीं करा रहा, क्योंकि मैंने आपको कराए हुए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब क्या होता है, सेकेंडरी फोलिकल में से जब ये टर्शरी फोलिकल में मूव करता है, तब हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, क्या हो जाती है, मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देखो यहां पर अब हम बताते हैं, ये क्या है हमारा, वही प्राइमरी ऊसाइट था, लेकिन अब मैंने कह दिया कि इसकी ना मियोसिस कंप्लीट हो गई। कल मैंने बताया था अनइक्वल डिवीजन होती है मियोसिस 1 में, और मियोसिस 2 में भी अनइक्वल होती है, पोलर बॉडी बनती है। ये देखो बच्चों, ये बन गई यहां पर, ये लो, अब समझ आया, ठीक है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर था ना यहां पे, ये वाला, ये देखो, ये रहा एज इट इज, प्राइमरी ऊसाइट जो था, इसने मियोसिस 1 को कंप्लीट कर दिया, इसीलिए हम इसे पता क्या बोलते हैं, मियोसिस 1 कंप्लीशन स्टेज। आप लिख लो, लिख लो, एट द टर्शरी फोलिकल मियोसिस 1 कंप्लीट। मियोसिस 1 अरेस्ट कहां हुई थी बच्चों, मियोसिस 1 अरेस्ट हुई थी एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और कंप्लीट कहां पर हुई, कंप्लीट हुई हमारी कहां पर हुई, टर्शरी फोलिकल जब बना, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। अब यहां मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, अनइक्वल डिवीजन हुई, ठीक है। अब इसके बाहर क्या आ जाएंगी, टर्शरी फोलिकल में तो आपको पता है ना, बहुत ज्यादा नंबर होता है, ठीक है ना, एंट्रम की फॉर्मेशन हो जाती है, पता है ना बच्चों आपको। चलिए मैं सिंपल बना देता हूं आज, ठीक है। एंट्रम की फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, और एक और बात बच्चों, जो एंट्रम की फॉर्मेशन है वो पार्ट्स में होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में होती है, ठीक है। और ग्रेफिन फोलिकल में वो सारे पार्ट्स जुड़ जुड़ के एक बड़ा एंट्रम बना देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पर अनइक्वल डिवीजन हो गई, ये क्या है हमारी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है, क्लियर हो गया। वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको कराया था बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। वो स्ट्रक्चर आप एज इट इज करें। मेरा मेजर पॉइंट क्या है जो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं अलग से, आपने ये जो पॉइंट लिखा है ना, एट द टर्शरी फोलिकल मियोसिस 1 कंप्लीट, यानी कि सेकेंडरी फोलिकल तक केवल वो प्राइमरी oocyte होता है, और जैसे ही वो टर्शरी फोलिकल में आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte तो ये हो गया, ये लो सेकेंडरी oocyte, क्लियर है। और ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनी, टर्शरी फोलिकल में बनी। अब समझ आया जो मेरा मेजर पॉइंट था, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। एक और आपको तरीका मैं बताता हूं फ्लो चार्ट का लिखने का, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। ये देखो, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट, कंप्लीट कब हुई, एट टर्शरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल के टाइम पे, ठीक है। और कंप्लीट होने से इसके पास दो चीजें आ गई, कौन कौन सी, एक आ गई सेकेंडरी oocyte, और एक आ गई फर्स्ट पोलर बॉडी। सही है बच्चों, आ गई ना,
ठीक है ना, कब हुआ, जब टर्शरी फॉलिकल बना। ठीक है, और एक और बात बच्चों, देखो आप डायग्राम में जब देखोगे, जो मैंने आपको सेकेंडरी फॉलिकल का डायग्राम बनवाया, उसमें नीचे आपको लिखवाया था डेवलपिंग थीका, डेवलपिंग थीका। कुछ स्ट्रोमल सेल ने फॉलिकल को, सेकेंडरी फॉलिकल को चारों तरफ से घेरा हुआ था, लिखा हुआ है ना, देखना आप, लिखा हुआ है आपने, ठीक है, डेवलपिंग थीका, ये वर्ड आपने उसके अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब पता क्या है बच्चों, ये पता क्या है, ऐसे अगर मैंने फॉलिकल बनाया था ना, ये बेसल लेमिना, ये वाला, तो इसके बाहर ये स्ट्रोमल सेल दिखाई, ये बेसल लेमिना हो गया, ये अंदर प्राइमरी oocyte हो गया, ठीक है, और ये बाहर ना इस तरह से मैंने ये बना दी थी, ये इनको बोल दिया था स्ट्रोमल सेल, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर है तो स्ट्रोमल सेल सराउंड करते हैं इसको। तो मैंने कहा था स्ट्रोमल सेल जो है वो थीका की डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। तो आपने यहां लिखना है, क्या लिखोगे, लिखो बच्चों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट, इन सेकेंडरी oocyte, इन सेकेंडरी oocyte अनडिफरेंशिएटेड, इसका मतलब क्या हुआ, अनडिफरेंशिएटेड, पूरा लिखेंगे आप, थीका सेल्स और थीका लेयर, थीका सेल्स और लेयर is formed by stromal cells। अब स्ट्रोमल सेल किसकी है, ओवरी की है, तो ओवेरियन स्ट्रोमल सेल भी आ सकता है और ओवेरियन सेल भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मेरा, तो डेवलपिंग थीका से मेरा मतलब है, क्योंकि देखिए बच्चों, हम बाद में यही थीका सेल किस में कन्वर्ट हो गई थी, चलिए, देन उसके बाद क्या हुआ, ये जब टर्शरी फॉलिकल में पहुंचेगी, यानी कि जब टर्शरी फॉलिकल बनेगा, तो एक चेंज तो आया टर्शरी फॉलिकल का, क्या कि सर सेकेंडरी oocyte आ गया उसके अंदर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। वहां पे हमने लिखा था मोस्ट मैच्योर एग होता है इसके अंदर, बोला था ना, उसका मतलब यही था, मैच्योरिटी से मतलब है मियोसिस से। ठीक है ना, मियोसिस 1 हो गई, क्लियर है ना बच्चों। तो जो ये डेवलपिंग थीका है, यानी कि इसने अनडिफरेंशिएटेड लेयर बनाई, यहां पे ये लेयर बना दी, बाद में जब इसकी और ग्रोथ हुई ना, तो यही अनडिफरेंशिएटेड लेयर इन टर्शरी फॉलिकल, ये लिखो, इन टर्शरी फॉलिकल दिस अनडिफरेंशिएटेड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, अनडिफरेंशिएटेड थीका लेयर बिकम्स डिफरेंशिएटेड, क्या हो जाएगी, बिकम्स डिफरेंशिएटेड, किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, करा रखा है ना बच्चों मैंने आपको, थीका इंटरना, INTER, इंटरना मतलब अंदर वाली, और थीका एक्सटर्ना मतलब बाहर वाली। अब ये तो मैंने बताया था फाइब्रस होती है, मसल्स की बनी होती है ना, और इसको बताया था सिक्रीटरी, इसको बताया था सिक्रीटरी नेचर, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट करती है। तो बच्चों वैसे तो अगर पूछ लिया जाए, बताइए थीका सेल क्या सिक्रीट करती है, तो आंसर आएगा एस्ट्रोजन, लेकिन बच्चों ये कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करती है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन में ये हो कहीं पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो, तो आंसर है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे एक ऑप्शन में एस्ट्रोजन, एक दूसरे में प्रोजेस्टेरोन हो, तो आंसर आएगा एस्ट्रोजन। हाँ, कहीं पर बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, तो वो भी आंसर बनेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो मेजर फॉर्म में जो सिक्रीट करती है, वो तो करती है एस्ट्रोजन मेजरली, और माइनर फॉर्म में थोड़ी सी अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है। समझ आया आपको, तो लिख लेंगे आप, थीका इंटरना मेजरली प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, बट इन स्मॉल अमाउंट और इन माइनर फॉर्म इट ऑल्सो सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। समझ आया, क्लियर हो गया। तो यही हमारे आज के पॉइंट है सारे के सारे। ठीक है, चलिए, तो अब बच्चों क्या बन गया हमारे पास, सेकेंडरी oocyte बन गया, और कल हमने देखा था सेकेंडरी oocyte की ही क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है, पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था ना। तो सेकेंडरी oocyte जब बना किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, तो ये टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गया ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, चलिए अब क्या होता है देखेंगे ध्यान से,
अब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, अब होनी थी मियोसिस 2, लेकिन मियोसिस 2 भी अरेस्ट हो गई। जो सेकेंडरी फोलिकल के अंदर, अब देखो सेकेंडरी फोलिकल बन गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1, ठीक है ना, लिखिए आफ्टर मियोसिस 1, ठीक है, क्या हुआ, प्राइमरी फोलिकल, सॉरी प्राइमरी oocyte converted into secondary oocyte। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होनी थी, सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होनी थी, मियोसिस 2। अब क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 अरेस्ट हो गई, मियोसिस 2 जो है अरेस्ट हो गई दोबारा से, अरेस्टेड एट मेटाफेज। मेटाफेज 2 होगी, एक ही बात है क्योंकि 2 बोल दिया हमने, मेटाफेज पे दोबारा अरेस्ट होगी, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये किसके अंदर था, सेकेंडरी oocyte टर्शियरी फोलिकल के अंदर था ना, तो टर्शियरी फोलिकल कन्वर्ट होएगा किसमें, ग्रेफियन फोलिकल में, यही होएगा ना। तो हमने क्या देखा, देखो यहां पर ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, दिस वन, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, दिस वन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके नीचे, इसके ऊपर एक क्या था, एक सेल थी कोरोना रेडिएटा, जो किसकी सेल थी, फोलिकुलर सेल की फॉर्मेशन थी, ये देखो यहां पर, ये क्या है बच्चों, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब कोरोना रेडिएटा के नीचे था क्यूमुलस oophorus, याद है ना आपको, ये लो दिस वन, ये क्या था, क्यूमुलस oophorus, एक पैड जिसके ऊपर, ये भी किसकी किसकी सेल की मॉडिफिकेशन थी, ये भी थी हमारी किसकी, फोलिकुलर सेल की, याद है ना आपको, ग्रैनुलोसा सेल ही अपने आप को 4 लेयर में डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूमुलस oophorus के बाद थी हमारी कौन सी, बाहर वाली ग्रैनुलोसा सेल, जो ये लो इस तरह से, याद है ना बच्चों, ये लो, सही है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, बताओ बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ये बन गई। चलो अब यहां जब ये बन गई, तो इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आया था, इसके बाद थी हमारी बेसल लेयर, कौन सी थी, बेसल लेयर, और बेसल लेयर के बाहर कौन थी, थिक्का इंटरना, और फिर थी थिक्का एक्सटर्ना। ये ध्यान से देखेंगे, बनाना नहीं है क्योंकि बना लिया था आपने बच्चों, ये जो ब्लैक कलर से बना दिया मैंने, ये है थिक्का इंटरना, सिक्रीटरी इन नेचर है, ठीक है। और ये जो दोबारा ब्लू से बना रहा हूं मैं, आप 2-3 लेयर बना लेना, इतनी कम नहीं होती, और ये है थिक्का एक्सटर्ना। तो ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, और ये है एंट्रम, क्या है ये, एंट्रम, ठीक है, ये बन गया आपका एंट्रम, ये बन गया क्यूमुलस oophorus, ठीक है, ये है आपका सेकेंडरी oocyte। अब ओव्यूलेशन होना है, ग्रेफिन फॉलिकल में से निकल करके आएगा कौन, सेकेंडरी oocyte। समझ आ रहा है बच्चों, हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल में से बाहर निकल करके आएगा oocyte, सॉरी सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। ये लो मैं मेंशन करता हूं, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, और ये कौन सी है, कोरोना रेडिएटा लेयर, ठीक है, और ये है क्यूमुलस oophorus। हमें इससे कोई मतलब नहीं है वैसे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, CUMULU, क्यूमुलस oophorus। ये जो बच्चों मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ना, सेल दिखाता हूँ, आप ना थोड़ा अच्छे से इनको थोड़ा सा और कर्व दे लिया करो ताकि गोल गोल सेल दिखाई दे, ठीक है। तो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ना,
ये जो पूरा का पूरा गोला है ना क्यूमुलस ऊफोरस को छोड़ करके, ये जो पूरा का पूरा गोला है, इस गोले में क्या क्या है? तीन चीजें हैं, सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी और कोरोना रेडिएटा। ये निकल करके बाहर आता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। समझ आया? ये देखो, ये निकल करके बाहर आ गया, मैं लिख रहा हूं ओव्यूलेशन, OVULATION, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन में क्या हुआ? देखिए, ये मेरे पास सेकेंडरी oocyte, दिस वन, और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, सही है ना? और इसके बाहर है मेरे पास कोरोना रेडिएटा। ये निकल करके बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, तो अंदर कौन बचा? अंदर ग्रेनुलोसा लेयर की सेल बची हुई है, अंदर क्यूमुलस ऊफोरस बचा हुआ है, बेसल लैमिना बचा हुआ है, थिक का एक्सटर्ना, थिक का इंटरना यही बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ रिलीजिंग oocyte। अब समझ आया? यानी कि सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ। अब इसके पास क्या क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एग जब पढ़ेंगे तो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है ना? इसके अंदर जोना पेलुसिडा भी थी, चलो वो तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसी के अंदर का पार्ट होता है। ठीक है ना? तो जो ये है, इसके पास क्या क्या स्ट्रक्चर है? कोरोना रेडिएटा है, और जोना पेलुसिडा तो हमारी होती ही है, एग मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ठीक है ना? मैं यहां पर थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, ये लो, जोना पेलुसिडा। ठीक है बच्चों, तो इसके पास क्या क्या है? एक तो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी, और तीसरा कोरोना रेडिएटा। ये चीजें इसके पास हैं। और ये क्या है? जोना पेलुसिडा। ये इस फॉर्म में एग रिलीज होता है, इस फॉर्म में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अब अगर कोई ये कह दे, बताओ, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि रिलीजिंग सेकेंडरी oocyte के पास खुद का मटेरियल क्या होता है और बाहर का मटेरियल क्या होता है, तो कोरोना रेडिएटा सेल जो है ना, ये इसकी खुद की नहीं है, ये किसकी है? फॉलिकल की है, फॉलिकुलर सेल की है। सही है ना? तो सर कोरोना रेडिएटा जो है वो फॉलिकुलर सेल है, और बाकी सारा मटेरियल इसका खुद का है। क्या क्या है? सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जोना पेलुसिडा खुद सीक्रेट करती है। ठीक है ना? लिखिए आप एक पॉइंट जोना पेलुसिडा के लिए, लिखो फटाफट। जोना पेलुसिडा बच्चों, सबसे पहले फॉर्मेशन जब इसकी शुरू होती है तो ये एक थिन लेयर की फॉर्म में इसकी फॉर्मेशन होती है। लिखो, इन स्टार्टिंग व्हेन जोना पेलुसिडा फॉर्मेशन स्टार्ट, it is a thin layer, it is a thin layer, but in ग्रेफिन फॉलिकल, जब ये ग्रेफिन फॉलिकल में यहां पहुंच जाती है, ये जब फॉलिकल यहां तक पहुंचता है, इट बिकम्स थिक। ये क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, जोना पेलुसिडा, इट बिकम्स थिक। अब बच्चों आपको ये बताना जरूरी है कि जोना पेलुसिडा किसकी बनी हुई है। लिखो, जोना पेलुसिडा इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। जोना पेलुसिडा क्या होती है? ये मेरे पॉइंट हैं जो आज मैं आपको कराना चाह रहा था, सारे बीच बीच में आ रहे हैं, वो ऐड करते चले जाओ। जोना पेलुसिडा इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि जोना पेलुसिडा किसकी बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन की। अगर कोई और डी पूछ ले तो 3 डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? सही है। तो अब बच्चों लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं के लिए ऐड कर रहा हूं, ये चीजें तो मैं आपको करा चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो अब ये सेकेंडरी oocyte निकल गया यहां से। चलिए मैं इसे रब करता हूं यहां से। ये सब कब हो रहा है? रिप्रोडक्टिव फेज में हो रहा है। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte निकल गया। अब इस सेकेंडरी oocyte को तो सक कर लिया किसने? किसने? फैलोपियन ट्यूब ने। क्लियर? ये लो, तो मेरे पास दो चीजें आ गई। जब ये खाली हो गया, अब क्या करता हूं मैं? इसको यहां से मिटा देता हूं। ये देखो, अब क्या हुआ? ये हो गया खाली, ये हो गया खाली, क्योंकि ये तो निकल गया ना इसके अंदर से।
सही है ना? अरे क्लियर? ये लो, कोरोना रेडिएटा गई, जोना पेल्यूसिड आ गई, सेकेंडरी oocyte गया। ठीक है, अब ये हो गया खाली। ठीक है, तो मेरे पास दो चीजें आ गई, एक तो ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte goes to fallopian tube, fallopian tube में चला गया। ठीक है, और ये बचा मेरे पास खाली ग्रेफिन फॉलिकल, एंड दिस ग्रेफिन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू, सबसे बढ़िया पॉइंट, दिस ग्रेफियन फॉलिकल is converted into first of all corpus hemorrhagicum। मेरे साथ लिखेंगे CORPUS, corpus hemorrhagicum, यानी कि ब्लड, हीम माने ब्लड, ठीक है ना, हेमोरेजिकम, CORPUS, corpus, H लिखे मेरे साथ, HAEMORHAGICUM। ठीक है, कॉर्पस हेमोरेजिकम में कन्वर्ट हो गया। अब ये कॉर्पस हेमोरेजिकम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम, LUTEUM। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। अब समझ आया आपको? क्लियर हो गया? तो ये स्ट्रक्चर अब क्या रह गया? ये रह गया कॉर्पस हेमोरेजिकम। आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्रेफियन फॉलिकल फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस हेमोरेजिकम, and after this is convert into corpus luteum, and this corpus luteum also contain yellow color pigment, that is lutein, in the influence of LH hormone secreted by the posterior pituitary। this lutein प्रोड्यूस, ये बनवाएगा किसको? प्रोजेस्टेरोन को, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाया कॉर्पस ल्यूटियम ने। समझ आया? चलिए मैं इसको और अच्छे से आपको डिफाइन करता हूं। ठीक है, ये लो, अब ये है बच्चों ओवरी, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर यहां पर है ग्रेफियन फॉलिकल, ये लो, ये है इसके अंदर सेकेंडरी oocyte, और ये है पोलर बॉडी, उसके बाहर कॉर्टिकल कोरोना रेडिएटा सेल्स, ये लो। ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ और ये बाहर आ गई, ये चीज जो है ये बाहर आ गई, ये लो, ओव्यूलेशन से ये आ गया सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी, और कोरोना रेडिएटा तो है ही है, मैं तो सिंपली आपको समझा रहा हूं। ये आ गई बच्चों बाहर, इतना बड़ा ना बनाए हम इसे, ताकि हमें, ये लो मैं इसके अंदर ना अलग से बना देता हूं, ये लो सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी। ठीक है, ये आ गई बाहर, ओवरी से बाहर आ गई। ठीक है, इसको तो कौन ले गया? इसको ले गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में चली गई। अब ये रह गया खाली, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया कॉर्पस हेमोरेजिकम। ये क्या बन गया? कॉर्पस हेमोरेजिकम। ठीक है, फिर कॉर्पस हेमोरेजिकम की डेवलपमेंट हुई, वो क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। अब अगर 9 डेज तक ये जो फैलोपियन ट्यूब में गया है, अगर इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, तो ये टूटना शुरू कर देगा, डीजेनरेशन शुरू कर देगा, और उसको कहेंगे कॉर्पस एल्ब्यूकेंस। क्या कहेंगे? कॉर्पस, ये मैंने पहले आपको कराया हुआ है, कॉर्पस एल्ब्यूकेंस, और फिर ये फाइनली पूरा का पूरा डीजेनरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पर ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? चलो, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है? लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि सर अभी एग की फॉर्मेशन नहीं हुई, अभी भी एग की फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte कहां पहुंच गया? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से कौन आए हुए थे? स्पर्म आए हुए थे। कौन आए हुए थे? स्पर्म्स आए हुए थे। देखो, अब यहां पर मैं आपको लास्ट हमारा स्टेप आज का करवा रहा हूं, दैट इज प्राइमरी oocyte
प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। ये लो, ये क्या है, चलिए मैं बना ही देता हूं। ये सेकेंडरी oocyte है बच्चों, ठीक है, दैट इज अ सेकेंडरी oocyte। और ये पोलर बॉडी अगर है तो, वरना कई बार ये पहले ही डिजेनरेट भी हो जाती है, ठीक है। ये है हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर ये कहां आ गए, इन द फेलोपियन ट्यूब। कहां है ये दोनों, ये मैं लिख रहा हूं फेलोपियन ट्यूब के अंदर है, ठीक है, ओव्यूलेशन हो चुका है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर इन्हें एसोसिएशन मिलती है स्पर्म की, इसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ स्पर्म्स। ये लीजिए, एसोसिएशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं। अगर इसे स्पर्म इसको टच कर गया तो क्या हो जाएगा, ये सिक्रीट करता है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। जो अरेस्टेड फॉर्म थी मेटाफेज की, सेकेंडरी oocyte जो अरेस्ट था, कहां पर, मेटाफेज स्टेज पर, वो ब्रेक हो जाएगा, वो जो बैरियर था वो टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पर्म ने क्या रिलीज किया, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज किया, जिससे कि सेकेंडरी oocyte की जो मियोसिस 2 पर ये अरेस्ट था मेटाफेज स्टेज पर, ये कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो गई मेटाफेज, सॉरी मियोसिस 2 कंप्लीट। मियोसिस 2 कंप्लीट होने से क्या बना, एक तो बन गया ओटिड, क्या बन गया, OOTID, ओटिड। और एक बन गई सेकंड पोलर बॉडी, क्या बन गई, सेकंड और सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब अगर यहां पर ये बची हुई है तो मियोसिस 2 तो इसमें भी होगी ना, इसने भी क्या किया, 2 पोलर बॉडी यहां बना दी। अब देखो ध्यान से, प्राइमरी oocyte के अंदर अनइक्वल मियोसिस हुई थी, सेकेंडरी oocyte के अंदर अनइक्वल मियोसिस हुई, लेकिन जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसमें इक्वल मियोसिस होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि 2 इक्वल पोलर बॉडीज बनती हैं। यहां अनइक्वल क्यों हुई सर, ताकि ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म खराब ना हो और वो ओटिड में ही आ जाए, ठीक है। अब ये ओटिड है जो, ये एग बन गया और स्पर्म ने तो इसको टच किया ही हुआ था, स्पर्म तो इसको फर्टिलाइज करने के लिए आया ही हुआ था। ये देखो मैं बना देता हूं, लो, ये इसके अंदर एंट्री कर रहा है स्पर्म, सही है ना। तो अब ये ओवम बनेगा पहले, यानी कि ओवम, लेकिन ओवम जो है बच्चों थोड़े से स्मॉल पीरियड के लिए बनता है, केवल छोटे से एग, यानी कि एग जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, एग जो है बहुत छोटे टाइम, थोड़े टाइम के लिए बनता है। क्यों, क्योंकि ये बनते ही फर्टिलाइज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट। क्यों, क्योंकि ऊपर से स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, समझ आया। अब बच्चों रिजल्ट क्या निकला, एक एग बना और 3 पोलर बॉडी बनी, समझ आ गया, दैट इज द रिजल्ट ऑफ oogenesis। एक बात और याद रखनी है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है उसमें कभी भी एग नहीं होता, कभी भी क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी oocyte को अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर नहीं आएगा, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी तो ओवम पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, और वो इसी स्टेज में टूट जाएगा, टूट गया। लेकिन सर अगर मान लीजिए स्पर्म भी मिल गया, तो स्पर्म अगर मिल जाता है तो वो तो जाइगोट ना बना देगा फिर, सही है ना। तो यानी कि अबॉर्शन के केस को छोड़ करके मान लीजिए मिस हो जाएगी, लेकिन कभी भी मेंस्ट्रुअल फ्लो में एग बनता ही नहीं है, एग तब बनता है जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो तभी की तभी क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और ये जो यहां अटैचमेंट का और कन्वर्जन का टाइम पीरियड होता है ना, बहुत थोड़ा होता है, 6 से लगभग 6-8 घंटे से लेकर के 20 घंटे तक का टाइम होता है लगभग, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर। समझ आया बच्चों आपको। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, चैप्टर कह रहा हूं लेक्चर, ठीक है ना। तो आपने क्या देखना है, मियोसिस 1 इन अनइक्वल होती है, मियोसिस 2 अनइक्वल होती है। मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte में अनइक्वल होती है, मियोसिस 2 जो है सेकेंडरी oocyte में अनइक्वल होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी में इक्वल होती है, ठीक है। अब आपने इनके याद रखना है कि इनकी लास्ट पॉइंट मेरा क्या है, प्लोइडी क्या है। देखिए
जो ऊगोनिया सेल थी, कहां कहां से फॉर्मेशन हुई? सबसे पहले जर्माइनल सेल थी, जर्म सेल्स, सही है, ये भी 2n होती है बच्चों, इससे बनी ऊगोनिया, ये भी 2n होती है। ऊगोनिया से बना कौन? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ये भी 2n होती है। प्राइमरी oocyte से बना सेकेंडरी oocyte, और इधर बना पोलर बॉडी, ठीक है, ये हैप्लॉइड होती है, ये भी हैप्लॉइड होती है। सेकेंडरी oocyte से बनेगा एग, ये भी हैप्लॉइड होगा, और अगर इससे आगे पोलर बॉडी बनती है तो वो भी क्या होंगी? हैप्लॉइड होंगी। यानी कि प्राइमरी oocyte तक हैप्लॉइड होता है, जिस तरह के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक डिप्लॉइड नंबर होता है, ठीक उसी तरह फीमेल के अंदर प्राइमरी oocyte तक डिप्लॉइड नंबर होता है। अब क्वेश्चन आ गया, बताइए हमें 10 एग को हमें क्या करना है? एक क्वेश्चन दे देते हैं चलो, कि हमारे पास 20 जाइगोट हैं, 20 क्या है? जाइगोट हैं। एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, 20 जाइगोट हैं, बताओ कितनी गैमीट मदर सेल यहां पर यूज होंगी? कितनी गैमीट मदर सेल यहां पर यूज होंगी? तो आंसर क्या बनता है? देखो 20 जाइगोट में 20 तो स्पर्म यूज हुए होंगे, 20 स्पर्म कितनी स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनते हैं? 5 से, क्योंकि एक 4 बनाती है, तो 5 तो चाहिए स्पर्मेटोगोनिया सेल, सही है, और 20 ही चाहिए ऊगोनिया सेल। क्यों? क्योंकि एक ऊगोनिया एक ही एग बनाती है, लेकिन एक स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्म बनाती है, डिफरेंस है ना। तो यानी कि हमें 20 एग मदर सेल चाहिए और 5 स्पर्म मदर सेल चाहिए, जिससे कि हमारे 20 स्पर्म बनेंगे और 20 एग बनेंगे, तो ही तो टोटल 20 जाइगोट बनेंगे, सही है ना। फिर क्वेश्चन आ गया कि 20 जाइगोट बनाने के लिए, 20 जाइगोट या 20 एग को फर्टिलाइज करने के लिए हमें कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? कितनी? देखो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी बनती है? 4 स्पर्म बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। उनमें सॉरी 20 एग को फर्टिलाइज करने के लिए हमें 10 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि एक स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्म बनाती है। समझ आ गया? तो इस तरह से बच्चों आपने सोचना है ये चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर अभी भी गलती करोगे इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद तो आपका कुछ नहीं हो सकता। डाउट है तो आप ले लो, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों हम आज का लेक्चर मेरा यहीं पूरा होता है।